हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 की फर्स्ट यूनिट से डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट। इस वाले पार्ट की ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज ये हमारा 5th पार्ट है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे एनाटॉमीज ऑफ अ ग्राफ, यानी कि एक ग्राफ के कौन कौन से पार्ट होते हैं और हम उन्हें किस किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमने स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था कि डाटा विजुअलाइजेशन का क्या पर्पस है, उसके बाद सिंपल लाइन चार्ट ड्रॉ करना, स्कैटर चार्ट ड्रॉ करना, देन बार ग्राफ, मल्टीपल ग्राफ्स ऑन अ सिंगल चार्ट, इस तरीके की सारी चीजें हमने की। उसके बाद कि हम उन ग्राफ में कौन कौन से फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल, एक्स टिक्स, वाई टिक्स, ये सारी चीजें हम उनमें कौन कौन से फीचर्स होते हैं और हम उन्हें कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में हमें स्टडी करना था। तो लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, हमने यहीं पे स्टॉप किया था कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की फीचर्स को कस्टमाइज करना था। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास कौन कौन से फीचर्स होते हैं एक ग्राफ के, कि एक्स लेबल, वाई लेबल, टेक्स्ट, टाइटल, लीजेंड्स, ये सब चीजें होती हैं। इसके बाद टाइटल के बारे में हमने पढ़ लिया था कि टाइटल जो है वो कैसे एलोकेट करते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो पार्ट आ जाता है वो हमारा आ जाता है सेटिंग एक्स एंड वाई लेबल्स, लिमिट्स एंड टिक्स, कि हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स कैसे सेट करते हैं, लिमिट्स कैसे सेट करते हैं और उनके टिक्स कैसे सेट करते हैं। वन बाय वन हम तीनों चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक्स लेबल और वाई लेबल हम ऑलरेडी जो है वो पढ़ चुके हैं। इसके अलावा लिमिट्स और टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। You already know about setting labels for x and y axis. हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, as we have done it earlier. Recall the function x label and y label can be used to set labels for x and y axis respectively. x axis के लिए हम x label function use करते हैं और y axis के लिए हम y label function use करते हैं। Thus we shall not cover them here again, but we shall talk about setting of limits and ticks. कि लेबल्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं तो उसे हम दोबारा से नहीं करेंगे, बट हम लिमिट्स के बारे में और टिक्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है सेटिंग एक्स लिमिट्स एंड वाई लिमिट्स, कि हम एक्स एक्सिस की लिमिट्स कैसे सेट करेंगे और हम वाई एक्सिस की लिमिट्स जो हैं वो कैसे सेट करेंगे। हम हर चीज को प्रैक्टिकली साथ साथ करते चलेंगे ताकि हमारे मन में जितने भी डाउट्स हैं वो साथ साथ क्लियर हो जाएं। लेकिन पार्ट स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो आपके मन में जो भी डाउट आ रहा है, आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर पाऊँ। स्टार्ट करते हैं कि एक्स लिमिट और वाई लिमिट्स को हम कैसे सेट कर सकते हैं। व्हेन यू स्पेसिफाई x and y ranges for floating, Pyplot automatically tries to find best fitting ranges for x-axis and y-axis depending on the data being plotted. हम जब भी कोई भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, चाहे वो लाइन चार्ट हो, स्कैटर चार्ट हो या बार ग्राफ हो, हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की रेंज अपने फंक्शन में प्रोवाइड कर देते हैं। तो पाइपलोट इंटरफेस जो है वो ऑटोमेटिकली अपनी तरफ से क्या करता है, बेस्ट वैल्यूज फाइंड आउट करता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए, और वो वैल्यूज किस पे डिपेंडेंट होती हैं, डाटा बीइंग प्लॉटेड, कि जो डाटा हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्लॉट करना है वो उस डाटा के अकॉर्डिंग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट कर लेता है। हम एक बार एक ग्राफ ड्रॉ करके ये चीज चेक भी कर लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में किया था, बट जो स्टूडेंट्स आज वाली वीडियो ही कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसलिए हम प्रीवियस एग्जांपल नहीं लेंगे। ये हमने एक नई फाइल ले ली और इस नई फाइल में जो है हम एग्जांपल स्टार्टिंग से करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ता है, matplotlib.pyplot लाइब्रेरी और numpy लाइब्रेरी को हमें इंपोर्ट करना होता है। जिन स्टूडेंट ने स्टार्टिंग की वीडियोस नहीं देखी हैं उन्हें नहीं पता होगा कि चार्ट हम कैसे क्रिएट करते हैं, क्यों लाइब्रेरी इंपोर्ट करना जरूरी है, उसका क्या यूसेज है। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पहले प्रीवियस वीडियोस को देख लें जिससे आपको की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं लाइब्रेरीज को। import matplotlib.pyplot as pl और numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं, import numpy as np। दोनों लाइब्रेरीज को हमने इंपोर्ट कर लिया। अब x एक्सिस के लिए हम एक क्रिएट कर लेते हैं
एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हम np डॉट एरे, और इस एरे में हम 4 वैल्यूज दे देते हैं 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके बाद हम y एक्सिस के लिए एक क्रिएट कर लेते हैं। y एक्सिस के लिए हम एक लिस्ट ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने ले ली 6 9 3 एंड 5। ठीक है, अब इनकी हेल्प से हमें ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है। तो हम सबसे पहले सिंपल बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। pl डॉट बार, एक्स एक्सिस पे हमें जो वैल्यूज देनी है और वाई एक्सिस पे हमें जो वैल्यूज देनी है वो वैल्यूज जो है हमने प्रोवाइड कर ली। सेव कर लेंगे इस फाइल को, यहाँ से कंट्रोल एस से हमने फाइल को सेव कर लिया। अब हम इसे रन करेंगे, तो हम इसे यहाँ से रन करेंगे, और जब रन करेंगे तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब आप ये देखिए हमने x की वैल्यूज क्या क्या ली थी 1 2 3 4, तो उसी के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली पाइथन ने देखिए पाइपलोट इंटरफेस जो था उसने हमारी जो वैल्यूज हैं उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मिनिमम और मैक्सिमम रेंज ले ली। 0.5 से 4.5 की उसने रेंज ली है, और टिक मार्क्स भी उसने 0.5 के गैप पे जो है हमें दिए हैं। सिमिलरली y एक्सिस के लिए देखिए हमारी वैल्यूज क्या थी 6 9 3 एंड 5। तो हमारे पास हमें लिमिट क्या लेनी पड़ी कि मिनिमम वैल्यू हमारी 3 थी, तो इसे हमने 0 से ले लिया, डेट 0 2 4 6 8 एंड 10। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है जो भी उसे बेस्ट वैल्यूज लगी उसके अकॉर्डिंग उसने हमारे वैल्यूज ले ली, मिनिमम मैक्सिमम लिमिट भी और एक्सटिक्स भी। अब हम ये देखिए ना, यहाँ लेबल है, जो हमारी लिमिट है वो भी पाइपलोट ने खुद से डिसाइड की है, और हमारी टेक्स्ट भी। अब अगर हम इसे खुद से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको लेबल्स ऐड करके दिखा देती हूँ, क्योंकि लेबल्स जो है वो हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे और यहाँ भी वो कवर नहीं हो रहा है, तो जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है वो एक बार देख लें। अगर हमें एक्स एक्सिस पे कोई भी स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करवानी है, फिलहाल आप यहाँ देखिए ना हमारे एक्स एक्सिस पे कुछ भी रिप्रेजेंट हो रहा है, ये देखिए क्या इसके नीचे कोई भी स्ट्रिंग है, हमें नहीं पता कि ये वैल्यूज क्या रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली वाई एक्सिस पे भी कोई स्ट्रिंग नहीं है, तो अगर हमें वो प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए हम फंक्शन यूज करते हैं एक्स लेबल और वाई लेबल। यहाँ एक्स लेबल के अंदर हम जो भी लिखेंगे, मान लीजिए हम दे देते हैं वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस, वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सिस। अब ये जो है हमारा एक्स एक्सिस पे डिस्प्ले हो जाएगा कि ये हमारे एक्स एक्सिस की वैल्यूज हैं। सिमिलरली वाई एक्सिस पे मान लीजिए हम दे देते हैं, वाई एक्सिस पे स्ट्रिंग के लिए फंक्शन नेम होता है वाई लेबल, यहाँ हम दे देते हैं वैल्यूज ऑफ वाई लेबल, वैल्यूज ऑफ वाई लेबल या फिर वाई एक्सिस, सॉरी। अब हम इसे जब रन करेंगे तो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों पे जो है वो स्ट्रिंग रिप्रेजेंट होगी। ये देखिए यहाँ लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ एक्स एक्सिस और यहाँ लिखा आ रहा है वैल्यू ऑफ वाई एक्सिस। सिमिलरली हम यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग प्रोवाइड करेंगे वो हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लिखी हुई आती है। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं और ये उनके मार्क्स हैं एक टेस्ट के, जो कि 10 में से एक 10 मार्क्स का हमने मान लीजिए एक एग्जाम कंडक्ट किया और उसमें से ये स्टूडेंट के मार्क्स हैं, तो आप दे सकते हैं एक्स लेबल स्टूडेंट रोल नंबर और वाई लेबल क्या दे सकते हैं स्टूडेंट मार्क्स। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई एक्सिस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि यहाँ पे है एक्स लिमिट और वाई लिमिट, ताकि जिन स्टूडेंट्स ने पहले वाले पार्ट नहीं दिए हैं वो थोड़ा सा सिंक्रोनाइज हो जाए, इसलिए हमने पहले इतना पार्ट करके रेडी कर लिया। अब यहाँ पे आपने देखा ही कि पाइपलोट ने जो है ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग बेस्ट वैल्यूज सिलेक्ट कर ली उस डाटा के अकॉर्डिंग जो कि हमने प्लॉट किया। बट समटाइम्स यू मे नीड टू हैव ऑन लिमिट स्पेसिफाइड फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस। बट कई बार ऐसा होता है कि हमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लिए अपने खुद की लिमिट्स जो हैं वो डिफाइन करने की जरूरत होती है। फॉर दिस पर्पज यू कैन यूज xlim फंक्शन, सॉरी x limit फंक्शन एंड y limit फंक्शन। तो x lim फंक्शन यूज होता है x एक्सिस की लिमिट्स डिफाइन करने के लिए और y lim फंक्शन होता है y एक्सिस की लिमिट्स डिफाइन करने के लिए। यू कैन यूज x lim and y lim functions to set the limits of x axis and y axis respectively. Make sure to set the limits keeping in mind the data being plotted. हमें जब भी हम लिमिट सेट कर रहे हैं तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है
कि हमारा डाटा जो है वो कितने एरिया में प्लॉट हो रहा है, क्योंकि जब हम लिमिट्स प्रोवाइड करते हैं तो जितना डाटा हमारी लिमिट्स के अंदर लाई कर रहा होता है सिर्फ उतना ही प्लॉट होता है। अगर हमारा डाटा जो है वो हमारी लिमिट्स के बाहर है तो वो ग्राफ पे प्लॉट नहीं हो। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एक्स लिमिट और वाई लिमिट का सिंटैक्स क्या है कि हम उसे कैसे यूज कर सकते हैं। एक्स लिमिट और वाई लिमिट फंक्शन भी जो है वो हमारे लाइब्रेरी के नेम पे ही कॉल होते हैं, तो matplotlib.pyplot, और या फिर अगर आपने इसे एज pl या एज plt इंपोर्ट किया है तो आप यहाँ पे वो एलियास यूज करोगे। डॉट फंक्शन का नाम क्या है हमारा xlim, और इसमें हम आर्ग्यूमेंट क्या देते हैं x की मिनिमम लिमिट और कोमा x की मैक्सिमम लिमिट। सेम केस विद द y एक्सिस में भी सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम, उसके बाद फंक्शन नेम हमारा क्या है ylim, और इसमें आर्ग्यूमेंट क्या देंगे जो y की हमें मिनिमम लिमिट सेट करनी है और जो y की हमें मैक्सिमम लिमिट सेट करनी है वो हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसे समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब ये देखिए, लेट अस कंसीडर द अबव एग्जाम्पल वेयर वी एडेड अ टाइटल टू अ बार चार्ट इन सेक्शन 3.5.2। अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में हमने इसी वाले ग्राफ में जो है टाइटल ऐड किया था, अब हम उसमें x की लिमिट्स जो है वो चेंज करते हैं। np इज इक्वल टू np डॉट अरेंज, ये हमारा हमने x एक्सिस के लिए वैल्यूज ली थी जिसमें हमारी 0 1 2 3 थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, ये सेम ग्राफ है हमारा, यहाँ पे हमने x एक्सिस के लिए 0 1 2 3 लिया था, तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज हमारी क्या क्या डिस्प्ले हो रही थी। 0.5 के डिफरेंस पे जो है सारी वैल्यूज डिस्प्ले हुई थी। सिमिलरली y एक्सिस के लिए हमने 5 25 45 और 20 लिया था, तो ये हमारे 10 10 के गैप पे आ रही थी, 0 10 20 30 एंड 40। ठीक है, अब इसमें हमने x लिमिट्स को चेंज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेम चीज की, उसके बाद हमने x लिमिट डिसाइड कर दी। x लिमिट हमने ली -2 से लेके 4 तक। ठीक है, पहले आपने अभी देखा था -0.5 से जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हुई थी यहाँ पे इस ग्राफ में। यहाँ पे मिनिमम रेंज हमारी क्या थी, -0.5, लेकिन अब जब हमने x लिमिट डिसाइड की तो हमने मिनिमम रेंज क्या दे दी, -2, और मैक्सिमम क्या दे दी, 4। उस केस में मैक्सिमम 3.5 थी, यहाँ हमने 4 दी, तो अब देखिए हमारी वैल्यूज क्या आई, -2 -1 0 1 2 3 एंड 4। ये सारी वैल्यूज जो है वो हमारे ग्राफ पे आ गई। हमारी मिनिमम रेंज -2 हुई, मैक्सिमम जो है 4 हुई। y की लिमिट्स में हमने कोई चेंज नहीं किया, तो y की लिमिट्स जो है वो सेम है जो कि प्रीवियस केस में थी, यानी कि जो pyplot ने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट की थी। ठीक है, अब ये चीज एक बार हम अपने एग्जाम्पल में करके देख लेते हैं। यहाँ देखिए हमारी भी लिमिट क्या है, 0.5 से लेके 4.5 तक है, और ये y एक्सिस की लिमिट्स क्या है, हम y एक्सिस की हमारा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 2 4 6 8 तक जो है हमने दिया हुआ है इसमें। अब यहाँ पे अगर हम लिमिट सेट कर देते हैं, मान लीजिए यहाँ हम लिमिट सेट कर रहे हैं, लाइब्रेरी नेम डॉट xlim। अब इसमें हम देंगे x की मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे हमारी x की मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0.5 थी। मान लीजिए हम x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं 0। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू इधर ये देखिए 4.5 आ रही है, मान लीजिए हम दे देते हैं 5। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारे ग्राफ में क्या चेंजेस आएंगे। ये देखिए हमारे ग्राफ की लिमिट चेंज हो गई, ये 0 से स्टार्ट होके 5 तक जो है डिस्प्ले हो रही है। सिमिलरली अगर आप मान लीजिए इसे आप देते -3 से लेके आप इसे यहाँ पे 6 तक दे देते, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे ग्राफ की लिमिट्स जो है और चेंज हो जाएंगी। ये देखिए -3 से लेके 6 तक की लिमिट्स जो है वो डिस्प्ले होगी। सिमिलरली हम y एक्सिस की लिमिट्स चेंज कर सकते हैं, pl डॉट ylim यूज करेंगे हम y एक्सिस की लिमिट्स के लिए। अब ये देखिए y एक्सिस की मिनिमम लिमिट क्या थी हमारी, 0, और मैक्सिमम लिमिट यहाँ क्या शो हो रही थी, 8। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे दे देती हूँ -1 से लेके 12 तक या फिर 15 तक दे देती हूँ। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए हमारे क्या चेंजेस होंगे। ये देखिए हमारे जो है -1 से स्टार्ट हुआ, अब ये 0 जो है थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमारी वैल्यू जो है वो -1 से शुरू होगी। हमारा ग्राफ देखिए ये थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट हो गया है। मैं आपको स्क्रॉल अप करके प्रीवियस चार्ट दिखा देती हूँ।
ये देखिए प्रीवियस चार्ट जो है वो बिल्कुल 0 से शुरू हो रहा था क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज थी सारी। अब हमने -1 से लिया है तो -1 वाले पार्ट पे जो है ग्राफ ड्रॉ नहीं हुआ, ग्राफ 0 से शुरू हुआ है। और मैक्सिमम लिमिट आप देख सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट भी हमारी 15 तक ही ड्रॉ हुई है। ये 14 जो है मार्क हुआ है, लेकिन ऊपर वाला एरिया जो है वो किसके इक्वल है, 1 पॉइंट के और इक्वल है, क्योंकि 2 से 12 से 14 के बीच का गैप जितना है उससे हाफ ऊपर है, यानी कि मैक्सिमम लिमिट हमारी कितनी आ गई, 15 आ गई। तो इस तरीके से हम x और y की लिमिट्स को जो है वो चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम जब भी प्रोग्राम कर रहे होते हैं हमें ये चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें लिमिट उतनी देनी है कि हमारी सारी डाटा वैल्यूज जो है वो प्लॉट हो जाए। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए हमारी x की लिमिट्स क्या क्या है। पहले तो हम ये y की लिमिट्स ठीक कर देते हैं। सॉरी, ये तो हमारे x की लिमिट थी, ये हम 0 से 6 दे देते हैं और y की भी हम दे देते हैं 0 से लेके 10 तक दे देते हैं। एक बार इसे रन कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो सही से ड्रॉ हो गया है, यानी कि हमें हमेशा लिमिट्स जो है वो अच्छे से लेनी चाहिए कि ग्राफ जो है इजीली समझ आए। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है वो क्या, कि आपको जो डाटा ड्रॉ करना है वो आपकी लिमिट्स के अंदर होना चाहिए। हमारी एक्स वैल्यूज क्या थी, 1 2 3 4, चारों वैल्यूज 0 से 6 के बीच में लाई कर रही थी। बट मान लीजिए अगर मैं x की लिमिट कुछ ऐसी दे देती जो कि मेरी डाटा वैल्यूज जो है वो लिमिट से बाहर होती। मान लीजिए मैं x की लिमिट्स दे देती हूँ यहाँ पे 3 से लेके 6 तक। ठीक है, अब इस केस में मेरी मिनिमम लिमिट 3 है और मैक्सिमम लिमिट 6 है, लेकिन जो डाटा मुझे प्लॉट करना है उसमें तो मेरी वैल्यू 1 भी है, 2 भी है। तो इस केस में अब क्या होगा, जो डाटा लिमिट से बाहर है क्या वो प्लॉट होगा। मैं आपको रन करके दिखा देती हूँ कि हमारे लिए लिमिट्स जो है वो क्यों सही से करना जरूरी होता है। ये देखिए जब हमने 3 से लेके 6 तक लिमिट दी तो हमारा डाटा भी जो है वो 3 से ही डिस्प्ले होना शुरू हुआ और उससे पहले वाला डाटा जो है वो रिप्रेजेंट नहीं हुआ। सिमिलरली मान लीजिए अगर मैं ये लिमिट्स आपको दे देती 0 से लेके 2 तक या 0 से 3 तक दे देती। अब इस केस में मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 3, तो इस केस में हमारी 4 वाली जो डाटा वैल्यू है वो रिप्रेजेंट नहीं होती। ये देखिए जब हमने इसे रन किया तो अब इस केस में 1 2 और 3 तो डिस्प्ले हुआ, लेकिन 4 डिस्प्ले जो है वो नहीं हुआ क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट हमने क्या दी थी, 3 दी थी। ठीक है, और यहाँ पे आप बार का साइज भी नोटिस कीजिए, क्योंकि जनरली हमारी जो यूनिट डिफाइंड होती है, आपने अगर बार ग्राफ वाली वीडियो ध्यान से देखी हो, हमने विड्थ का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि एक एक्स वैल्यू को एक यूनिट अलोकेट होती है। तो यहाँ पे ये देखिए, और उस एक यूनिट में से वो 0.8 पार्ट ड्रॉ करता है और 0.2 एम्प्टी छोड़ता है। तो 1 के लिए जो यूनिट है वो 0.5 से 1.5 है, तो वो 0.5 से 1.5 के बीच ड्रॉ हुआ है। सिमिलरली 3 के लिए जो लिमिट थी वो 2.5 से 3.5 थी, तो 2.5 से 3 का बीच का पार्ट तो ड्रॉ हो गया, लेकिन 3 से 3.5 वाला जो बाकी का इस बार का हिस्सा था वो ड्रॉ ही नहीं हुआ क्योंकि हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 3 थी। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि हमें लिमिट्स जो है वो बहुत ध्यान से डिफाइन करनी पड़ती है। अब ये हमारे तरीके से हमारे लिए एक तरीके से यूजफुल भी है। कई बार हमें सिर्फ ये देखना होता है कि हमारी लिमिट के अंदर कितना डाटा लाई कर रहा है। मान लीजिए हमें सिर्फ उन स्टूडेंट्स के मार्क्स को स्टडी करना है जिनके मार्क्स जो हैं वो 90 से 100 के बीच में है। उन स्टूडेंट का ग्राफ हमें देखना है, तो उस केस में हमें बाकी स्टूडेंट का देखने की जरूरत ही नहीं है, हम सीधा लिमिट्स लगा देंगे कि हमें 90 से 100 के बीच का चाहिए। तो लिमिट्स हमारे लिए यूजफुल भी हैं, बट हमें उनका यूज जो है वो बहुत ध्यान से करना चाहिए। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट ये देखिए, हमें इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पर दिया हुआ है। While setting up the limits for axis, you must keep in mind that only the data that falls into the limits of x and y axis will be plotted। कि जब भी हम एक्सिस के लिए लिमिट सेट कर देते हैं उस केस में हमारा सिर्फ जो डाटा उन लिमिट्स के अंदर फॉल कर रहा होता है वही डाटा जो है प्लॉट होता है। रेस्ट ऑफ द डाटा विल नॉट शो इन द प्लॉट, बाकी का डाटा जो है वो प्लॉट नहीं हो पाता। In other words, if you have set x or y axis limits which are not compatible with the data values being plotted, you may either get incomplete plot or the data being plotted is not visible at all।
कि कई बार अगर हमने लिमिट्स जो हैं वो डाटा के अकॉर्डिंग नहीं दी तो या तो हमारा इनकम्प्लीट चार्ट ड्रॉ होगा या फिर चार्ट जो है वो बिल्कुल ही विजिबल नहीं होगा। ऐसा किस केस में हो सकता है? अगर हम यही ग्राफ देखें, यहाँ हमने 0 से 3 ली थी, बट मान लीजिए अगर मैं ये लिमिट्स ले लेती हूँ 6 से लेके 10 तक। अब मेरे x वाले पॉइंट्स जो थे वो तो 1 2 3 4 थे, लिमिट मैंने 6 से 10 तक ले ली, तो इस केस में तो मेरा एक भी पॉइंट जो है वो रिप्रेजेंट ही नहीं होगा। तो इस केस में ये देखिए हमें एम्प्टी ग्राफ मिला, यानी कि एक भी डाटा पॉइंट जो है वो विजिबल नहीं है। ठीक है, let us reconsider the previous chart and change the x limits. Carefully go through the code below and its implication. अब यहाँ पे देखिए वही सेम प्रीवियस एग्जाम्पल है। x की वैल्यूज हमारे पास 0 1 2 3 थी, y की वैल्यूज 5 25 45 और 20 थी। इस बार x की लिमिट्स देखिए क्या सेट की उन्होंने, -4 से लेके 1 तक सेट कर दी। जब -4 से 1 तक की लिमिट सेट की तो मिनिमम तो -4 हो गई, मैक्सिमम क्या हो गई 1, यानी कि इस डाटा के अकॉर्डिंग सिर्फ 0 और 1 वाला पार्ट ही डिस्प्ले होगा, 2 और 3 वाला पार्ट जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो इसलिए जब ये रन किया तो ये देखिए सिर्फ 0 और 1 वाला पार्ट जो है वो डिस्प्ले हुआ, 2 और 3 वाले डाटा पॉइंट्स जो हैं वो डिस्प्ले नहीं हुए। Only the data values mapping on x limit and y limits will get plotted. If no data values map to the x limits or y limits, nothing will show on the plot. कि अगर हमारी डाटा जो है वो लिमिट से मैच नहीं कर रहा, हमारा सारा डाटा जो है वो लिमिट्स के बाहर है, तो हमारा डाटा जो है वो बिल्कुल भी प्लॉट नहीं होगा। अब उसके बाद एक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, you can use decreasing axis by flipping the normal order of axis limits. That is, if you swap the limits min comma max as max comma mean, then the plot get flipped. For example, see below. अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमारे पास x की ये वैल्यूज थी, वही प्रीवियस एग्जाम्पल है जिसमें x की वैल्यूज 0 1 2 3 थी, y की वैल्यूज ये थी, बट यहाँ पे हमने बार ग्राफ की जगह क्या ड्रॉ किया है, लाइन चार्ट। लाइन चार्ट के लिए हम प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं, तो हमने प्लॉट फंक्शन दिया x, y, तो ये हमारा जो ग्राफ है वो इस तरीके से सिंपली ड्रॉ हो गया। ठीक है, क्योंकि पहले हमारा 0th एक्सिस पॉइंट हुआ, फिर उसके बाद एक्स एक्सिस पे 1 डाटा वैल्यू पॉइंट हुई, फिर 2 और फिर 3। बट मान लीजिए मैं इसी एग्जांपल में लिमिट सेट कर देती हूँ और लिमिट में दे देती हूँ 3.5 से -0.5, यानी कि अब मैंने मैक्सिमम लिमिट पहले दे दी, मिनिमम लिमिट बाद में दे दी। ठीक है, जनरली हम हमेशा लिमिट जो है पहले मिनिमम देते हैं फिर मैक्सिमम देते हैं, बट इन केस अगर हमने ये लिमिट ऑपोजिट दे दी तो हमारे ग्राफ की मिरर इमेज जो है वो जनरेट होगी। कैसे जनरेट होगी, यहाँ पर देखिए अब ये ग्राफ जो है उल्टा हो गया। पहले 3 एक्स एक्सिस की जो 3 वाला डाटा पॉइंट था वो ड्रॉ हुआ, फिर 2 वाला ड्रॉ हुआ, फिर 1 वाला ड्रॉ हुआ और फिर 0 वाला ड्रॉ हुआ। पहले जबकि 0 1 2 3 4 के ऑर्डर में डिस्प्ले हो रहे थे, अब 3 2 1 0 के ऑर्डर में हुए हैं, तो इसलिए ये ग्राफ जो है वो इन्वर्टेड हो गया और ये पहले वाले ग्राफ की क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। आप चाहें तो ये खुद से भी यहाँ पे देख सकते हैं। मान लीजिए ये बार ग्राफ की जगह हम प्लॉट फंक्शन यूज कर रहे हैं और हम लाइन चार्ट ड्रॉ कर देते हैं। एक बार इसे रन करते हैं पहले। अरे हमने लिमिट्स चेंज नहीं की, यहाँ पे लिमिट्स आप ले लीजिए 0 से 5। ठीक है, अब इसे रन कीजिए तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हुआ। ठीक है, अब अगर मैं इसमें ये लिमिट्स उल्टा कर दूं, मैं ये 0,5 की जगह 5,0 कर दूं, 5,0। ठीक है, अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गई, तो अब जब मैं इसे ये शेप आप ध्यान से देख लीजिए कि ये शेप हमारे ग्राफ की किस तरीके से है। अब जब हम इसे डिस्प्ले करेंगे, ये रन किया और ये देखिए हमारे ग्राफ की जो है वो मिरर इमेज जनरेट हो गई। पहले जो शेप थी अब हमारे ग्राफ की शेप उससे ऑपोजिट हो गई है। ठीक है, ये हमारे अब वाले ग्राफ की शेप है और ये ऊपर आप देखिए ये हमारे पहले वाले ग्राफ की शेप थी, तो दोनों शेप्स जो है वो एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इसीलिए जब हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिमिट्स दे देते हैं तो हमें हमारे ग्राफ की रिफ्लेक्शन मिलती है, मिरर इमेज मिलती है।
द वाई लिमिट फंक्शन वर्क जस्ट द सेम एज एक्स लिमिट। उन्होंने बुक में वाई लिमिट जो है वो यूज करके नहीं दिखाया क्योंकि वो एक्स लिमिट की तरह ही वर्क करता है, बट हमने प्रैक्टिकली जो है एक्स लिमिट भी यूज करके यहाँ पे देख लिया है कि एक्स लिमिट जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब हमने लेबल सेट कर लिए, लिमिट सेट कर ली। अब जो हमारा थर्ड फीचर है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, वो क्या है? टिक्स। सेटिंग टिक्स और एक्सिस की, अलग अलग एक्सिस के लिए हमें टिक मार्क सेट करने हैं। अभी तक आपने देखे कि टिक मार्क जो है वो डिफॉल्ट आ रहे थे। ये जो 3.5, 3.0, 2.5 की वैल्यूज जो आ रही थी वो पाइपलोट जो है वो खुद से डिसाइड कर रहा था। यहाँ भी हमने सिर्फ लिमिट दे दी थी कि हमारी लिमिट जो है वो 5 से 0 के बीच में हो या 0 से 5 के बीच में हो, इस तरीके से हम लिमिट दे रहे थे, बट हमने टिक मार्क्स जो है वो डिफाइन नहीं किए थे। अब हम पढ़ेंगे टिक मार्क्स के बारे में। तब तक के लिए हम इस पार्ट को डिलीट कर देते हैं। हम नॉर्मल फंक्शन जो है वो प्लॉट करते हैं। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट हमारी जो ये वैल्यूज आ रही हैं 1, 1.5, 2, 2.5, ये हमारी पाइपलोट जो है वो खुद से डिसाइड कर रहा है। बट अगर हमें ये टिक मार्क्स जो है पाइपलोट वाले नहीं चाहिए, हमें हमारी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है टिक मार्क्स सेट करने हैं, तो उसके लिए हमारे पास फीचर होता है, उसके लिए हमारे पास फंक्शन होते हैं xTix एंड yTix। By default, Pyplot will automatically decide which data points will have ticks on the axis, कि एक्सिस पे कौन कौन से डाटा पॉइंट्स जो है टिक मार्क शो होगा, ये पाइपलोट खुद से डिसाइड करता है। बट यू कैन ऑल्सो डिसाइड विच डाटा पॉइंट्स विल हैव टिक मार्क ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट ये चीज हम भी डिसाइड कर सकते हैं कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे कौन से टिक मार्क्स आने चाहिए। टू सेट ऑन टिक मार्क्स, अपने खुद के टिक मार्क्स सेट करने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस के टिक मार्क्स सेट करने के लिए फंक्शन होता है xTix, और y एक्सिस के टिक मार्क सेट करने के लिए हमारे पास फंक्शन होता है yTix। सबसे पहले हम इनका सिंटैक्स देख लेते हैं। ये देखिए, xTix वाला जो फंक्शन है हमारा, xTix के अंदर हमें क्या प्रोवाइड करना होता है? सीक्वेंसेस कंटेनिंग टिक डाटा पॉइंट्स। अब हमें एक्स एक्सिस पे जो चाहिए, जैसे ये थे, ये हमारे पाइपलोट ने खुद से दिए थे, तो एक्स एक्सिस पे हमें जितने डाटा पॉइंट रिप्रेजेंट करने हैं खुद से, हम क्या करेंगे, उनकी कोई भी लिस्ट या कोई भी सीक्वेंस बना के जो है फंक्शन में प्रोवाइड कर देंगे फर्स्ट आर्गुमेंट में। तो जोन जोन से डाटा पॉइंट जो है वो हमारी सीक्वेंस में होंगे, वो डाटा पॉइंट जो है हमारे ग्राफ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। और उसके बाद सेकंड आर्गुमेंट क्या है? ये सेकंड आर्गुमेंट हमारा स्क्वायर ब्रैकेट में है और ये ऑप्शनल होता है, हम इसे यूज करना जो है वो जरूरी नहीं होता है, लेकिन अगर हमें इसकी रिक्वायरमेंट है तो हम यूज कर सकते हैं। हम इसका एग्जाम्पल भी करके देखेंगे। सेकंड होता है ऑप्शनल सीक्वेंस कंटेनिंग टिक लेबल्स। फर्स्ट जो हमने दिया, हमने टिक मार्क डिसाइड किए, ठीक है, लेकिन अगर हमें उन टिक मार्क्स के नाम को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक्सिस में जो एक्स एक्सिस में के लिए जो डाटा पॉइंट्स थे वो क्या थे? 0, 1, 2 और 3, ठीक है। हमें 0, 1, 2 और 3 को डिस्प्ले करवाना है, लेकिन हम चाहते हैं कि एक्सिस पे 0, 1, 2, 3 ना लिखा है, क्योंकि हमने तो अरेंज मेथड की हेल्प से जनरेट किया था, तो इसलिए 0, 1, 2 और 3 आया था। बट हम चाहते हैं 0, 1, 2, 3 की जगह 1, 2, 3, 4 लिखा है, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं इस वाले सेकेंड आर्गुमेंट को, जहां हम उनके नाम को चेंज कर देते हैं। या फिर अगर हम 0, 1, 2, 3, 4 न्यूमेरिक फॉर्म की जगह मान लीजिए प्रॉपर वर्ड्स में लिखा है ZERO 0, ONE 1, TWO 2, इस तरीके से, तो उसके लिए भी हम यहाँ पे लेबल्स डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास 1, 2, 3, 4 है, एक वीक के डेज का हमने डाटा स्टोर किया हुआ है, बट एक्स एक्सिस में हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लिखा हुआ है, क्योंकि 7 डेज होते हैं। बट ग्राफ पे शो करते टाइम हमें 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे, 3 के लिए वेडनेसडे, इस तरीके से डाटा शो करना होता है, तो वहां भी हमारा ये आर्गुमेंट जो है वो यूज होता है, ठीक है। सिमिलरली yTix का भी सिंटैक्स जो है सेम है। पहले हम प्रोवाइड करते हैं टिक मार्क्स की सीक्वेंस, जिस भी सीक्वेंस में हमें टिक मार्क्स को मार्क करना होता है, और सेकंड जो है अगर हमें उनके लिए कोई लेबल देना है तो हम वो लेबल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसे यूज कैसे करते हैं। ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमने एक वेरिएबल लिया q, जिसमें हमने लिया रेंज 4। रेंज 4 का मतलब क्या है? एक लिस्ट जनरेट हो गई जिसमें 4 एलिमेंट है, 0, 1, 2 और 3,
ठीक है। एक एस नाम की हमने लिस्ट ली और उसमें हमने ये 4 वैल्यूज स्टोर कर दी। फिर हमने उनका बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया। एक्स एक्सिस पे हमने क्यू लिया, वाई एक्सिस पे एस लिया, विड्थ 0.25 ली। तो ये देखिए 0, 1, 2 और 3 पे हमारे बार्स जो है वो ड्रॉ हो गए। अब अगर हमें इसमें खुद से एक्सटिक्स डिफाइन करनी है, यहाँ देखिए एक्सटिक्स क्या थी हमारी 0.01, 2. एक्सटिक्स सॉरी हमारे पास 0.0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 और 3.0, ये वाली सारी हमारी एक्सटिक्स थी। बट हम चाहते हैं कि इतनी सारी एक्सटिक्स ना आए, सिर्फ 0, 1, 2 और 3 इस तरीके से 4 ही टिक मार्क जो है हमारे ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो। तो उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने फंक्शन यूज कर लिया। सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम दैट इज plt डॉट फंक्शन नेम क्या है हमारा एक्सटिक्स, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे सीक्वेंस दे दी कि कौन कौन से टिक मार्क्स जो हैं वो हमारे ग्राफ पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। यहाँ हमने सीक्वेंस दे दी 0, 1, 2, 3, तो यही वाले डाटा पॉइंट्स जो हैं हमारे ग्राफ में मार्क्स होंगे 0, 1, 2 और 3। और उसके बाद हमने बार फंक्शन कॉल किया तो हमारा ये आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे सिर्फ 4 डाटा पॉइंट हैं 0, 1, 2 और 3, ठीक है। इस तरीके से हम वाई टिक्स के लिए भी डिफाइन कर सकते हैं। जो जो टिक मार्क हम डिफाइन करेंगे वही यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। ये चीज एक बार हम प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमने जो ग्राफ ड्रॉ किया था, इस ग्राफ में देखिए हमारे पास टिक मार्क्स कौन कौन से आ रहे थे 1, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5 एंड 4। यहाँ पे लाइन चार्ट की जगह हम बार ग्राफ यूज कर लेते हैं, क्योंकि बार ग्राफ में जो है वो एक्स एक्सिस से जुड़ के डाटा प्लॉट होना शुरू होता है, तो वहां पे जो है कंपैरिजन इजी हो जाता है वैल्यूज का। तो इसलिए हम यहाँ पे बार ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और 4 पे रिप्रेजेंटेड है। यहाँ हम इनकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं ताकि गैप हमें इजीली दिखाई दे। विड्थ इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 0.5। इसे रन किया, ये देखिए इनकी विड्थ जो है वो कम हो गई। अब अगर हमें इतनी सारे एक्सटिक्स नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक्सटिक्स चाहिए 1, 2, 3 और 4, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम फंक्शन यूज कर लेंगे pl डॉट एक्सटिक्स और ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे सीक्वेंस। अब सीक्वेंस हम उन डाटा पॉइंट्स की देंगे जो कि हमें रिप्रेजेंट करने हैं, तो हमने दे दिया 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है। अब जब हम इसे रन करके देखेंगे तो ये देखिए अब हमारे ग्राफ पे सिर्फ वही डाटा पॉइंट्स आए जो हमने दिए थे। अब हम वाई एक्सिस के लिए भी देख लेते हैं। अभी देखिए ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस पे कौन कौन से मार्क्स आ रहे हैं 0, 2, 4, 6 एंड 8 से ऊपर देखते हैं 8 तक आ रहे हैं। मान लीजिए हम वाई टिक्स भी वही चाहते हैं जो हमारे डाटा पॉइंट्स में है, सिर्फ उतने ही आए। इस तरीके से हमें समझने में जो है वो दिक्कत हो रही है, तो हम यहाँ लिमिट दे देंगे pl डॉट वाई टिक्स की सीक्वेंस भी हम क्या दे देंगे जो हमारे पास यहाँ पे है 3, 5, 6 एंड 9, 3, 5, 6 एंड 9। तो सिर्फ यही डाटा पॉइंट्स जो है वो मार्क होंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए अब आप रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। इस बार हमारे वाई एक्सिस पे सिर्फ कौन से मार्क्स हैं जो हमने यहाँ पे टिक्स के अंदर प्रोवाइड किए थे। ये देखिए 9 हमारा इस वाले बार ग्राफ के लिए, 6 इसके लिए, 5 जो है वो यहाँ तक है और 3 जो है वो यहाँ तक है। तो इस तरीके से हम टिक्स में जो सीक्वेंस हम प्रोवाइड करेंगे वही सीक्वेंस जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान और रखना है, वो क्या कि ये देखिए अभी जब हमने एक्सटिक्स दिए तो हमने वही एक्सटिक्स दिए जो हमारे डाटा पॉइंट में थे, तो इसलिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बट यहाँ पे लिमिट और टिक्स को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने माइंड में। जब हमने लिमिट्स पढ़ी थी तो जो डाटा पॉइंट हमारी लिमिट में लाई कर रहे होते थे वही प्लॉट होते थे, उसके बाहर के डाटा पॉइंट प्लॉट नहीं होते थे, ठीक है। बट एक्सटिक्स के केस में जितने भी डाटा पॉइंट हैं वो सारे प्लॉट होंगे, लेकिन टिक मार्क सिर्फ वही डिस्प्ले होंगे जो हमने दिए हैं। मान लीजिए मैं इस वक्त यहाँ एक्स एक्सिस पे दे देती 1 और 2, मैं सिर्फ ये दो टिक मार्क्स जो है एक्स एक्सिस पे अप्लाई कर देती। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो क्या होगा, ये देखिए मैंने एक्स टिक्स कितने दिए थे, सिर्फ 2 एक्स टिक्स दिए थे 1 और 2,
तो इसलिए ये 1 वाला डिस्प्ले हुआ और 2 वाला डिस्प्ले हुआ, बाकी कोई भी टिक मार्क जो है वो डिस्प्ले नहीं हुआ, बट डाटा पॉइंट मेरे सारे रिप्रेजेंट हुए हैं 1, 2, 3 और 4। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे एक्स टिक्स दे देती, मेरे पास 1, 2, 3, 4 डाटा पॉइंट है, बट यहाँ मैंने दे दिए 5, 6, 7 एंड 8। इस केस में क्या होगा कि जब मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए हमारे सारे के सारे जो है ग्राफ के जितने भी डाटा पॉइंट थे वो डिस्प्ले हो गए, लेकिन एक्स टिक हमारी एक भी नहीं आई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो हमें ग्राफ में चाहिए, हमारा ग्राफ तो सिर्फ उतना ही डिस्प्ले होगा, अगर उस रेंज में कोई एक्स टिक लाई कर रहा है तो वो डिस्प्ले हो जाएगा, अदरवाइज तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। यानी कि एक्स लिमिट और एक्स टिक्स दोनों ऑपोजिट वर्क करते हैं। एक्स लिमिट के केस में लिमिट इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि जो हमने लिमिट डिफाइंड कर दी उस लिमिट में जो डाटा पॉइंट है वो डिस्प्ले होंगे, बाकी डाटा पॉइंट डिस्प्ले नहीं होंगे। बट एक्स टिक्स के केस में डाटा पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी कि हमारे सारे डाटा पॉइंट जो हैं वो ड्रॉ होंगे। अगर कोई एक्स टिक इन डाटा पॉइंट में लाई करती है तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। मान लीजिए अब मैं यहाँ पे ऐड कर देती 3 और 4। अब मैंने यहाँ पे यहाँ पे मैंने एक्स टिक्स दे दी 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो देखिए क्या डिस्प्ले होगा। अब हमारा ग्राफ ड्रॉ हुआ, इस ग्राफ में सिर्फ 2 एक्स टिक्स लाई कर रही थी 3 और 4, तो वो जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गई और बाकी की टिक मार्क्स जो है वो डिस्प्ले नहीं हुई। यानी कि हमारा जितने भी डाटा पॉइंट है वो सब डिस्प्ले होंगे। जो हमने एक्स टिक्स दी हैं उनमें से कोई एक्स टिक होगी तो वो डिस्प्ले हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी। तो इसलिए एक्स टिक्स लिखते हुए भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने डाटा पॉइंट के अकॉर्डिंग ही जो है वो एक्स टिक्स डिफाइन करें। तो यहाँ हम क्या देंगे, एक्स टिक्स 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, जब हम ये एक्स टिक्स देंगे तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, चारों एक्स टिक्स जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। देखते हैं बुक से अब आगे। नाउ केयरफुली गो थ्रू द फॉलोइंग कोड, इट इज वेरी सिमिलर टू द कोड अबव। ये कोड जो है वो बिल्कुल ऊपर वाले कोड की तरह है, बट फिर भी हमें इसे ध्यान से रीड करना है। वो देखिए, क्यू में हमने रेंज ली 4 जो कि 0, 1, 2, 3 था। एस हमारी लिस्ट वही सेम है। इस बार देखिए एक्स टिक्स हमने क्या ली, 1, 2, 3 एंड 4। प्रीवियस केस में हमारी एक्स टिक्स थी 0, 1, 2, 3 और क्यू वाली वैल्यूज भी क्या थी, 0, 1, 2, 3। तो इसलिए 0, 1, 2, 3 सारे जो है वो डिस्प्ले हो गए थे। इस बार हमारी टिक्स है 1, 2, 3। तो यहाँ पे देखिए ये 0th वाला जो डाटा था हमारा, उसके साथ हमारी कोई टिक डिस्प्ले नहीं हुई, सिर्फ हमारी 3 टिक्स डिस्प्ले हुई 1, 2 एंड 3। जो 4th टिक मार्क है उसका कोई यूज नहीं है क्योंकि उस पर कोई डाटा पॉइंट नहीं है, तो वो डिस्प्ले नहीं हुई। कैन यू फिगर आउट हाउ द रिजल्टेंट प्लॉट विल लुक लाइक, कि आप समझ सकते हैं कि ये ग्राफ कैसा दिख रहा है। This time X ticks will appear at data point 1, 2 and 3, कि सिर्फ डाटा पॉइंट्स 1, 2 और 3 पे X ticks जो है वो डिस्प्ले हुई हैं, बट नोट ऑन डाटा पॉइंट 0। लेकिन डाटा पॉइंट 0 पे डिस्प्ले नहीं हुई क्योंकि 0th वाले डाटा पॉइंट के लिए हमने X tick प्रोवाइड नहीं की थी। You can specify on labels for tick points too by specifying an additional sequence containing labels for the ticks। अगर हमें इन टिक मार्क्स के लिए लेबल्स प्रोवाइड करने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। उसके लिए आपको ये एग्जांपल दिया हुआ है, बट एग्जांपल को करने से पहले मैं आपको एक बार ये चीज खुद से करके दिखा देती हूँ। यहाँ हमने एक्स टिक्स 1, 2, 3, 4 लिए हैं, बट मान लीजिए यहाँ ग्राफ में आपको 1, 2, 3, 4 की जगह स्ट्रिंग डिस्प्ले करवानी है, ONE1, TWO2, THREE3 इस तरीके से। तो वो हम कैसे करवाएंगे? अगर हमने एक्स टिक्स में सिंपली वो स्ट्रिंग वाले नंबर्स मतलब वर्ड्स की फॉर्म में दे दिया 1, 2, 3, 4, तो एक भी टिक मार्क डिस्प्ले ही नहीं होगा क्योंकि कोई भी मैचिंग डाटा पॉइंट ही नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। मुझे 1, 2, 3, 4 चाहिए स्ट्रिंग की फॉर्म में, और मैं यहाँ डायरेक्टली अगर लिख देती हूँ 1, फिर मैंने प्रोवाइड कर दिया 2, then 3 and then 4।
ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करूंगी तो ये देखिए कोई भी जो है वो डाटा पॉइंट डिस्प्ले ही नहीं हुआ, क्योंकि हमारे एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज थी वो कैसी थी, इंटीजर टाइप की थी, और यहाँ मैंने टिक मार्क क्या दे दिए, स्ट्रिंग टाइप के दे दिए, तो इसलिए मुझे एरर मिल गया। यहाँ पे एरर क्या मिला, नॉन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एरर मिल गया। बट इस काम को हम एक तरीके से कर सकते हैं, वो क्या कि पहले तो हम एक्चुअल सीक्वेंस दे दें, जो कि हमारी एक्चुअल सीक्वेंस थी, दैट इज 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इन टिक मार्क्स को हम किससे रिप्रेजेंट करें, 1 2 3 4 से। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो आप देखिए आपको क्या आउटपुट मिलेगा। ये देखिए इस बार हमारा आउटपुट जो है वो परफेक्टली वर्क कर रहा है, क्योंकि इस बार हमने क्या किया कि पहले हमारा एक्स जो 1 डाटा पॉइंट है उसके लिए हमने टिक मार्क दिया 1, लेकिन वो 1 जो है किस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो, इस तरीके से। जो हमारा 2 वाला टिक मार्क है, हमने 2 वाला टिक मार्क दिया, वो डाटा पॉइंट से मैच कर रहा था, उसके लिए हमारा क्या डिस्प्ले हो, 2। 3 के लिए 3, 4 के लिए 4, तो इस केस में ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे दे देती, मैं यहाँ से ये 1 हटा देती हूँ, 2 3 4 और 5। ठीक है, और यहाँ से भी मैं ये 1 हटा देती हूँ, और लास्ट में एक ऐड कर देते हैं 5। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड ही है कि हमारा 1 वाला जो डाटा पॉइंट है उसके नीचे कोई टिक मार्क नहीं आएगा, सिर्फ 2 3 और 4 के लिए टिक मार्क आएंगे, और 5 वाला टिक मार्क रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि 5 पे कोई डाटा पॉइंट नहीं है। तो इसे हम रन करते हैं, और ये देखिए हमारा सेम उसी तरीके से वर्क कर रहा है कि 1 वाला जो है वो हमने टिक मार्क में नहीं दिया था, तो 1 वाले डाटा पॉइंट के लिए कोई टिक मार्क रिप्रेजेंट नहीं हुआ। 2 3 और 4 जो है वो डाटा पॉइंट टिक मार्क में थे, तो वो डिस्प्ले हुए, और उनका जो सिंबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया था वो सिंबल जो है रिप्रेजेंट हुआ। 5th वाला टिक मार्क पे कोई डाटा पॉइंट नहीं था, तो वो डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इस तरीके से हम उनके लिए कोई भी लेबल्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। ये जो एग्जाम्पल है इसमें आप और भी ज्यादा रिलेवेंट चीजें देख पाओगे, तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को करते हैं, इसके बाद आपके मोस्टली डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, TSS school celebrate volunteering week where each section of class 11 dedicated a day for collecting amount for charity being supported by the school। यानी कि TSS नाम का कोई स्कूल है, उसने एक वॉलंटियरिंग वीक जो है वो सेलिब्रेट किया है। उस वीक में 11th क्लास का हर सेक्शन जो है वो एक दिन चैरिटी के लिए अमाउंट कलेक्ट करता है। ठीक है, यानी कि मान लीजिए ए सेक्शन जो है वो मंडे को कर रहा है, बी सेक्शन इवन आगे इन्होंने डिफाइन किया ही हुआ है डिटेल में। हमारे पास वीक में 6 डेज या 7 डेज होंगे स्कूल के, तो जनरली संडे को वर्क नहीं होता है, तो हम 6 डेज कंसीडर करके चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेक्शन ए वॉलंटियर्ड ऑन मंडे, यानी कि सेक्शन ए जो है वो मंडे को अमाउंट कलेक्ट करता है, सेक्शन बी ट्यूसडे को करता है, सेक्शन सी जो है वो वेडनेसडे को करता है, एंड सो ऑन। ठीक है, There are 6 sections in class 11th। क्लास 11th में टोटल 6 सेक्शन है, ABC, D, E and F, और वो किस किस डे कलेक्ट कर रहे हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अमाउंट कलेक्टेड बाय सेक्शंस A to F आर दिस, ये अमाउंट भी उनके लिए दी गई है, यानी कि सेक्शन A ने 8000 की, सेक्शन B ने 12000, C ने 9800, D ने 11200, ई सेक्शन ने 15,500 और एफ सेक्शन ने 7,300। ये 6 के 6 सेक्शंस की जो है कलेक्टेड अमाउंट यहाँ पे हमें दी गई है। अब देखिए क्वेश्चन में वो क्या कहता है कि हमें क्या करना है। फर्स्ट पार्ट है क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट, यानी कि हमें एक बार चार्ट क्रिएट करना है, और वो बार चार्ट क्या शो करेगा कि कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हुई है। अब इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले हमें जो ये पहले जितनी चीजें दी गई हैं हमें वो सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है, यानी कि हमें क्या करना है, हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, और बार ग्राफ के लिए हमें आगे वाले ये जो क्वेश्चंस है इनमें भी देखिए हमें क्या क्या करना है, प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज यूजिंग अ बार चार्ट, प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस सेक्शन यूजिंग अ बार चार्ट। ठीक है, अब हमें सेक्शन की भी जरूरत है,
डेज की भी जरूरत है, अमाउंट की भी जरूरत है, हमें तीनों चीजों की जरूरत है। तो हम तीनों चीजों की क्या करेंगे, लिस्ट बना के रख लेंगे। या फिर हमें लिस्ट बनाने की भी अगर जरूरत नहीं है, हम सिंपली काम कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम एक नई फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट pyplot as pl। इसके बाद इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, हमने दोनों लाइब्रेरीज इंपोर्ट कर ली। अब देखिए हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं। सबसे पहले हमारे पास 6 सेक्शन है। ठीक है, तो हम उन 6 के 6 सेक्शंस को एक लिस्ट में स्टोर कर लेते हैं। सेक्शन के नाम से हमने एक लिस्ट क्रिएट की। यहाँ पे हमने सेक्शन प्रोवाइड कर दिए ए, बी, सी, डी एंड ई सेक्शन। सॉरी ये 5 हुए, एक और 6 सेक्शन ले लेते हैं, एफ सेक्शन। ठीक है, इसके बाद हमें डेज दिए हुए हैं कि वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को करते हैं, तो हम डेज की भी एक लिस्ट बना के रख लेते हैं। डेज इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं मंडे, देन सेकेंड डे हमारा है ट्यूसडे, थर्ड डे क्या है हमारा वेडनेसडे, देन फोर्थ डे है हमारा थर्सडे, देन फिफ्थ डे हम फ्राइडे लेंगे और सिक्स्थ डे हमारा क्या हो जाएगा, सैटरडे। ठीक है, हमने सेक्शन ले लिए, डेज ले लिए। अब है हमारे पास अमाउंट। अब अमाउंट के लिए लिस्ट क्रिएट करेंगे। अमाउंट हमें क्या क्या दी हुई है वो हम यहाँ से देख लेंगे। 8,000, 12,000, 9,800। तो हम ले लेते हैं 8,000, 12,000, 9,800। उसके बाद क्या है हमारे पास 11,200, 15,500, 11,200, 15,500 और लास्ट थी आई थिंक 7,300। ये देखिए लास्ट है हमारी 7,300। ठीक है, अब हमने तीनों की जो है वो लिस्ट क्रिएट करके रख ली। अब हमें फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, क्रिएट अ बार चार्ट शोइंग कलेक्शन अमाउंट। हमें बार चार्ट क्रिएट करना है और बार चार्ट पे हमें क्या शो करनी है, कलेक्टेड अमाउंट शो करनी है। ठीक है, हमें यहाँ कुछ नहीं बोला कि किस डे पे कलेक्टेड है, किस सेक्शन ने कलेक्ट की है, कुछ नहीं, हमें सिर्फ कलेक्टेड अमाउंट जो है वो शो करनी है। यानी कि वाई एक्सिस पे तो हमारी अमाउंट आ जाएगी, एक्स एक्सिस पे हम क्या लेंगे उसके बारे में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। तो यहाँ हम सिंपली एक एरे क्रिएट कर लेते हैं एक्स एक्सिस पे शो करने के लिए। np.arrange, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप एरे क्रिएट करो, आप कोई लिस्ट भी ले सकते हो जो भी आपको सही लगे। np.arrange हमने यहाँ पे ले लिया 6 क्योंकि हमारे 6 डेज हैं, या फिर ये यहाँ पे हम ले लेते हैं एरे मेथड, क्योंकि अरेंज से अगर हम 6 भी लेंगे तो 0 1 2 3 4 5 क्रिएट होगा। हम यहाँ पे एरे मेथड यूज करके कौन कौन सी वैल्यूज ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, ये हमारा एरे क्रिएट हो गया। इस प्रोग्राम को सेव कर लिया हमने और अब हम इसे रन करेंगे, लेकिन रन करने से पहले कमांड ऐड कर देते हैं। हमें बार ग्राफ क्रिएट करना है, तो बार ग्राफ के लिए बार फंक्शन, एक्स एक्सिस पे हमें क्या रखना है 1 2 3 4 5 6, हमें सिंपली ये वैल्यूज दे देनी है। और वाई एक्सिस पे हमें क्या शो करनी है, अमाउंट। ये अमाउंट को हम यहाँ पे स्मॉल ले लेते हैं ताकि टाइपिंग इजी रहती है, वरना अदरवाइज बार बार जो है कैपिटल में टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ हम क्या ले लेंगे, अमाउंट, और अब हम इसे रन कर देंगे। तो ये देखिए ये हमारा ग्राफ जो है वो शो हो गया कि हमारी कितनी अमाउंट जो है वो कलेक्ट हुई है। अब हम देख लेते हैं बुक में कि वो क्या कह रहा है, इसने कैसे किया है। बुक में उसने ग्राफ के लिए टाइटल क्रिएट कर दिया, वॉलंटियरिंग वीक कलेक्शन। ये हमारी चॉइस है, उन्होंने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला हुआ है कि हमें टाइटल जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो आप करवाना चाहें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि एग्जामिनर पे अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि हाँ स्टूडेंट को इन चीजों की नॉलेज है, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फर्स्ट पार्ट वो क्या कह रहा है कि हमें क्या करनी थी, अमाउंट डिस्प्ले करवानी थी। तो ये देखिए plt.bar, एक्स एक्सिस जो उन्होंने अरेंज मेथड की हेल्प से क्रिएट किया है, डॉट कॉलन, कलर और विड्थ।
अब ये कलर और विड्थ लेना टोटली उनकी चॉइस है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बोला है कि रेड कलर का डिस्प्ले करवाना है या उसकी विड्थ जो है वो कितनी होनी चाहिए। वहां पे हमें सिंपली बोला है कि हमें अमाउंट डिस्प्ले करवानी है, तो इसलिए उन्होंने अमाउंट को एक लिस्ट में स्टोर कर लिया और उस लिस्ट का नाम क्या ले लिया, कॉलन। एक्स एक्सिस के लिए उन्होंने अरेंज मेथड की हेल्प से 6 वैल्यूज जनरेट कर ली। अरेंज मेथड की हेल्प से जनरेट की हैं तो 6 वैल्यूज कौन कौन सी होंगी, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, 0 से लेके 5 तक। ठीक है, अब यहाँ पे इसे यूज करने से बेटर है, क्योंकि हम जब भी कोड लिखते हैं हमें हमेशा रिलेवेंट नेम जो है वो यूज करने चाहिए। अब ये जो सीरीज है ये हमारी अमाउंट शो कर रही है, तो इसका नाम भी हमें अमाउंट रखना चाहिए, ना कि कॉलम। ठीक है, तो आपके लिए बेटर है कि जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आप नेम्स जो है मेंशन करें, ताकि गलतियां होने के चांसेस जो हैं वो कम से कम हो। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने सिंपली वही चीज की कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की वैल्यू दे दी और उसे रिप्रेजेंट करवा दिया, तो ये ग्राफ जो है बिल्कुल सेम आ रहा है जैसा कि हमारा यहाँ पे ये ग्राफ है। यहाँ पे हम चाहें तो हम भी विड्थ और कलर जो है अपनी चॉइस का ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पे कलर दे दीजिए ग्रीन, विड्थ आप चाहें तो विड्थ भी दे सकते हैं, विड्थ हमने दे दी 0.5। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये देखिए हमारा ग्राफ जो है वो ग्रीन कलर का डिस्प्ले हुआ है और बार्स की विड्थ जो है वो और भी कम हो गई है। अब देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या कहता है। प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस डेज यूजिंग अ बार चार्ट। अब इतना वाई एक्सिस पे कलेक्टेड अमाउंट तो हमने फर्स्ट पार्ट में भी शो की, बट सेकंड पार्ट में डिफरेंस क्या है कि इस बार हमें क्या शो करना है, हमें डेज शो करने हैं। ठीक है, अब डेज जब हमें शो करने हैं तो डेज हम किस तरीके से शो करेंगे, हमें ये चीज गिवन है। तो यहाँ पे हम देखिए इधर हम इसे दो तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमने अपने प्रोग्राम में क्या क्रिएट कर रखी है, लिस्ट जो है वो क्रिएट कर रखी है। तो इसलिए यहाँ पे जब हमें ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम यहाँ एक्स एक्सिस की जगह क्या दे सकते हैं, सिंपली हम यहाँ दे सकते हैं डेज। आई थिंक हमें डेज के अगेंस्ट प्लॉट करना है। हाँ, यहाँ हम एक्स एक्सिस की जगह क्या दे देंगे, डेज। अब जब हम इसे रन करके देखेंगे तो हम देखते हैं क्या आएगा। ये देखिए ये हमारा ग्राफ आ गया डेज वर्सेस अमाउंट का, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारे डेज आ रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या आ रही है, हमारी अमाउंट आ रही है। बट इसे करने का एक और तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे तो हमने एक्स ही रखा, ठीक है, कि हमें ऊपर इतनी सारी लिस्ट ना बनानी पड़े, उसके लिए कि यहाँ हमने एक्स रखा और यहाँ पे हम क्या जनरेट कर देंगे, एक्सटिक्स जनरेट कर देंगे, pl डॉट एक्सटिक्स। अब यहाँ पे एक्सटिक्स क्या देंगे, सबसे पहले तो हमें वही डाटा पॉइंट्स देने हैं। हमारे एक्चुअल डाटा पॉइंट्स क्या है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है वो, तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इसके बाद हम कौन सी सीक्वेंस देंगे, डेज की सीक्वेंस जो है वो प्रोवाइड करेंगे। डेज की सीक्वेंस क्या है, हमारी ये वाली सीक्वेंस है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। तो इस सीक्वेंस को हम यहाँ से कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए एक्सटिक्स वाले कमांड को ध्यान से देखिए, यहाँ पे पहले हमने टिक मार्क्स दे दिए जो हमारे ग्राफ पे डिस्प्ले होने चाहिए, और दूसरा हमने उनके लिए लेबल्स प्रोवाइड कर दिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा ग्राफ जो है बिल्कुल सेम ऐसा ही डिस्प्ले होगा। मैं कलर चेंज कर देती हूँ ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाए कि हाँ वो न्यू वाला ग्राफ है। यहाँ कलर में आप रेड दे देती हूँ। ठीक है, अब हम इसे रन करते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेम वही वर्क हुआ है, उसी तरीके से मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो है वो डिस्प्ले हुए हैं। अब इसी चीज को करने का एक तरीका और भी होता है। यहाँ पे आप ये लिस्ट देने की बजाय हम सिंपली यहाँ पे क्या प्रोवाइड कर दें, जो एक्स की वैल्यूज थी, क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 हमने ऑलरेडी एक्स में स्टोर कर रखे थे, और डेज भी हमने कहाँ स्टोर कर रखे हैं, डेज नाम से एक लिस्ट में स्टोर कर रखे हैं। इस बार मैं ये कलर यहाँ पे ब्लू दे देती हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाए, और अब इसे रन करते हैं। ये देखिए इस बार भी ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम डिस्प्ले हुआ है, सिर्फ कलर चेंज है। ये एक्स एक्सिस के जो टिक मार्क्स हैं वो सेम उसी तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। यानी कि इस सेम चीज को करने के हमने तीन तरीके पढ़े। पहला तो हमने डायरेक्टली यहाँ पे डेज कोमा अमाउंट दे दिया,
दूसरा हमने एक्सटिक्स को यूज किया और वहां पे हमने एक्स कोमा डेज दिया, और तीसरा हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 दिया और उसके साथ डेज के नेम जो है वो प्रोवाइड किए। तो तीनों में से कोई भी मेथड आप यूज करेंगे आपका ग्राफ जो है वो बिल्कुल सेम बनेगा। और एक चीज और नोटिस कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि आपको एक्सटिक्स यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन ऊपर यहाँ बुक में उन्होंने दिया हुआ है कि इस एग्जाम्पल की हेल्प से वो आपको एक्सटिक्स का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना चाहते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को उन्होंने एक्सटिक्स यूज करके सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज किया है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब एक्सटिक्स में देखिए सबसे पहले उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, एक्स, यानी कि जो हमारी एक्चुअल सीक्वेंस थी 0 1 2 3 4 5, उसके बाद उनके लिए लेबल्स दे दिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, हमने ये काम पहले से कर रखा था, तो हमने यहाँ पे डायरेक्टली डेज प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद ये एक्स लेबल और वाई लेबल प्रिंट करवाए हैं कि एक्स एक्सिस डेज रिप्रेजेंट कर रहा है और वाई लेबल कलेक्शंस प्रिंट कर रहा है। आप चाहें तो आप भी ये प्रोवाइड कर सकते हैं। हमने सिर्फ बेसिक नेसेसिटी कंप्लीट की जो क्वेश्चन में थी, तो यहाँ पे हम दे देते हैं pl.x लेबल। एक्स लेबल हमारा क्या स्टोर करवा रहा है, डे, क्या शो करवा रहा है, डेज, और वाई लेबल हमारी अमाउंट शो करवा रहा है, तो pl.y लेबल, और यहाँ पे हम क्या डिस्प्ले करवा देंगे, अमाउंट। अब जब हम रन करेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के लेबल्स भी जो है वो डिस्प्ले होंगे। ये देखिए एक्स एक्सिस पे डेज लिखा आ गया और वाई एक्सिस पे अमाउंट लिखा हुआ शो हो गया। अब देखते हैं कि थर्ड पार्ट क्या कह रहा था हमारा। क्वेश्चन का थर्ड पार्ट कह रहा है प्लॉट द कलेक्टेड अमाउंट वर्सेस सेक्शंस यूजिंग अ बार चार्ट। इस बार कलेक्टेड अमाउंट को हमें सेक्शंस के साथ रिप्रेजेंट करना है, तो इस बार हमें क्या करना पड़ेगा, एक्स लेवल पे हमारे सेक्शंस चाहिए, तो यहाँ हम एक्स लेवल दे देते हैं सेक्शंस। अब इसको करने के भी पहले हम एक्सटिक्स यूज करके ही करेंगे। अब यहाँ एक्सटिक्स के साथ हम क्या प्रोवाइड कर देंगे, सेक्शंस की लिस्ट प्रोवाइड कर देंगे। ये लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट की हुई है, हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। अब हमारे एक्सटिक्स क्या क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस में हमारी क्या वैल्यू थी 1 2 3 4 5 6, और उन सब के लिए हमने लेबल क्या दे दिया, ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारे एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, सेक्शंस के नेम, दैट इज ए बी सी डी ई एंड एफ। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ इस लिस्ट के साथ हम डायरेक्टली एक्स की जगह क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, एक्स की जगह हम हमारी लिस्ट दे सकते हैं, दैट इज 1 2 3 4 5 वाली जो लिस्ट थी वो, कि हमारे ये 6 वेरिएबल्स हैं। इसके साथ हम ये कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप रिकॉग्नाइज कर पाए। इसे रन किया, ये देखिए आउटपुट बिल्कुल सेम है, उसी तरीके से सेक्शंस जो हैं वो डिस्प्ले हुए हैं। अगर हम यहाँ इन लिस्ट की बजाय डायरेक्टली सिर्फ एक्स कोमा अमाउंट लिख देते हैं, हमने ये सेक्शंस हमें रिप्रेजेंट करने हैं, सेक्शन की लिस्ट हमने सेक्शन वेरिएबल में स्टोर की हुई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं सेक्शन। अब भी जब हम इसे रन, यहाँ कलर हम चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। अब भी जब हम इसे रन करेंगे हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सेम उसी तरीके से डिस्प्ले होगा। ये देखिए वही सेक्शन नेम जो है डिस्प्ले हुए हैं। अब अगर हम ये एक्सटिक्स यूज ही ना करें, मैं इसे कमेंट कर देती हूँ, यानी कि हमारा कंपाइलर इसे यूज नहीं करेगा, और यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह अगर मैं सेक्शंस प्रोवाइड कर देती हूँ, जो हमारे सेक्शंस की लिस्ट थी, मैंने एक्स एक्सिस पे डायरेक्टली वही लिस्ट दे दी, और यहाँ मैं कलर फिर से चेंज कर देती हूँ, कलर मैं कर देती हूँ ग्रीन। अब जब मैं इसे रन करूंगी तो भी मेरे एक्स एक्सिस पे जो है वो सेक्शंस ही रिप्रेजेंट होंगे। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने के भी हमने 3 से 4 तरीके जो हैं देखे। अब बुक में देखिए, बुक में ऑब्वियसली एक्सटिक्स यूज करके किया होगा, जो एक्सटिक्स में जो हमने ये सेकंड वाले बी पार्ट में यूज किया है वही सेम यहाँ यूज किया है, बट इस बार एक्सटिक्स में यहाँ पे लिस्ट में डेज की जगह इन्होंने क्या प्रोवाइड कर दिए, सेक्शन नेम्स प्रोवाइड कर दिए, एक्स लेबल सेक्शन दे दिया और वाई लेबल जो है वो कलेक्शन ही है। तो इस तरीके से हम एक्सटिक्स को यूज करके जो हमारे नंबर्स हैं उनकी जगह हम लेबल्स भी प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ तो हमारे पास क्वेश्चन था, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने पहले ही जो है वो लिस्ट क्रिएट कर ली थी, बट अगर हमारे पास पहले से लिस्ट अवेलेबल नहीं है तो हम एक्सटिक्स में उस लिस्ट को प्रोवाइड करके वो लेबल्स डिस्प्ले करवा सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो हैं वो कमेंट करके
पूछ सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। प्लीज नोट दैट वी हैव एक्सप्लेन्ड टिक्स यूजिंग एक्स टिक्स function above. Bytics also work in the similar fashion, only difference being that it works on y-axis। तो मैंने आपको y-axis के लिए भी टिक मार्क जो है वो ड्रॉ करके दिखा ही दिए थे, और bytics जो है वो y-axis के लिए वर्क करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा एडिंग लीजेंड्स। ये आई थिंक हमारी लास्ट एनाटॉमी थी कि हम अपने ग्राफ में लीजेंड्स जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। When we plot multiple ranges on a single plot, जब हम एक ही ग्राफ पे कई सारी रेंजेस जो है वो प्लॉट करते हैं, इट बिकम्स नेसेसरी दैट लीजेंड्स आर स्पेसिफाइड। जब हम एक ही ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो एक ही कलर का होगा, या फिर हमें पता ही है कि वो क्या शो कर रहा है, वो हम टाइटल वगैरह की हेल्प से देख सकते हैं। बट जब हम मल्टीपल चार्ट शो कर रहे हैं, यानी कि मान लीजिए एक ही ग्राफ में मल्टीपल लाइंस हैं, अब वो सारी लाइंस जो है अलग अलग कलर की है। मान लीजिए हमने 3 लाइन चार्ट ड्रॉ किए, एक रेड कलर की है, एक ब्लू कलर की है और एक ग्रीन कलर की है। तो रेड कलर हमारी कौन सी वैल्यूज शो कर रहा है, ग्रीन कलर कौन सी वैल्यूज शो कर रहा है, ये हमें किसकी हेल्प से पता चलता है? लीजेंड्स की हेल्प से। अगर लीजेंड्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे लिए ये आइडेंटिफाई करना जो है वो मुश्किल हो जाता है। When we plot multiple ranges on a single plot, it become necessary that legends are specified। तो legend specified करना जरूरी हो जाता है। Recall that a legend is a color or mark linked to a specified data range plotted। कि legend क्या होता है? वो color होता है, mark होता है, जो कि हमारी particular data range से related होता है। ठीक है। अब आपको अगर याद हो, जब आप मैप फिल करते हैं तो मैप में भी नीचे लीजेंड दिया होता है। फिर अगर आपने अपने मैप में जो है ग्रीन कलर से जो है मान लीजिए फील्ड्स रिप्रेजेंट की हैं, ब्लू कलर से रिवर्स रिप्रेजेंट किए हैं, तो आप नीचे ब्लू कलर फिल करके वहां उस बॉक्स में जहां ब्लू कलर फिल करते हो उसके आगे लिख देते हो रिवर्स, जहां ग्रीन कलर फिल कर देते हो उसके आगे लिख देते हो फील्ड्स, जहां ब्राउन कलर फिल करते हो उसके आगे लिख देते हो सॉइल। यानी कि मैप में जहां जहां आपने ब्राउन कलर ड्रॉ किया है वो सारा सॉइल रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ब्लू कलर फिल किया है वो रिवर्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां ग्रीन कलर फिल किया है वो फील्ड्स रिप्रेजेंट कर रहा है। तो उसी तरीके से लीजेंड्स होते हैं। टू प्लॉट अ लीजेंड यू नीड टू डू 2 थिंग्स। लीजेंड्स को प्लॉट करने के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं। इन द प्लॉट फंक्शन लाइक प्लॉट, बार, जितने भी हमने फंक्शंस पढ़े, गिव अ स्पेसिफिक लेबल टू डाटा रेंज यूजिंग आर्गुमेंट लेबल। वहां हमें एक पर्टिकुलर लेबल असाइन करना पड़ता है डाटा रेंज के लिए। यानी कि एक चीज तो हमें यहाँ पे लीजेंड्स के लिए हमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं। पहली चीज तो हमें क्या करना पड़ता है? प्लॉट फंक्शन के अंदर एक लेबल देना पड़ता है, और दूसरी चीज हमें क्या करनी पड़ती है? लीजेंड को एक्टिवेट करना पड़ता है। एड लीजेंड टू द प्लॉट यूजिंग लीजेंड फंक्शन। ठीक है। तो यानी कि पहली चीज कि फंक्शन के अंदर लेबल ऐड करोगे, और दूसरी चीज लीजेंड फंक्शन को कॉल करोगे। मैं अभी आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि हमें कैसे करना है। लीजेंड फंक्शन का सिंटैक्स क्या होता है? लाइब्रेरी का नाम, जैसे हमने एक्स लेबल, एक्स टिक्स, एक्स लिमिट में यूज किया, उसी तरीके से pl डॉट, उसके बाद फंक्शन का नाम क्या है? लीजेंड। अब या तो आप सिर्फ इतना लिख के राउंड ब्रैकेट लगा के छोड़ दीजिए, उससे हमारे ग्राफ में लीजेंड जो है डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अब हमारे ग्राफ में जो है 4 कॉर्नर होते हैं, अपर लेफ्ट, अपर राइट, लोअर लेफ्ट और लोअर राइट कॉर्नर। अगर हम कोई पर्टिकुलर कॉर्नर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हम आर्गुमेंट यूज कर सकते हैं LOC। LOC स्टैंड्स फॉर लोकेशन। LOC इज इक्वल टू, हम यहाँ पोजीशन स्पेसिफाई कर देंगे कि कौन सी पोजीशन पे हमें लीजेंड को रिप्रेजेंट करना है। वो पोजीशन जो है, द LOC आर्गुमेंट can take values 1 2 3 4 signify the position string upper right, upper left, lower right and lower left respectively. Default position is upper right or 1। ठीक है। तो आप 1 2 3 4 में से कोई भी पोजीशन जो है वो स्पेसिफाई कर सकते हो लोक वेरिएबल के लिए। Now let us understand this process with an example। हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से इसे समझेंगे। हमने जो एग्जाम्पल पहले से कर रहे हैं 3.2 में, हमने वही एग्जाम्पल यहाँ यूज किया है। ठीक है।
where we plotted 3 sublisted in a bar chart, जहां हमने एक बार चार्ट में 3 ग्राफ प्लॉट किए थे, जो हमने कंपनी के ट्रायल वाला किया था कि एक कंपनी ने 3 ट्रायल किए थे, हमने यहाँ पे वो वाला एग्जांपल लिया है। ये वेर वेरिएबल में हमारे पास एक लिस्ट थी, नेस्टेड लिस्ट थी, उसके अंदर 3 लिस्ट और थी, और एक हमने एक्स वेरिएबल लिया था जिसमें हमने एरे स्टोर करवाया था जिसकी वैल्यूज थी 0, 1, 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये बार ग्राफ ड्रॉ किया था। तो आपको अगर याद हो, हमने पहले x की वैल्यू दी थी, उसके बाद हमने y एक्सिस की वैल्यू दी थी। y एक्सिस, अब यहाँ पे देखिए x एक्सिस हमारा ये एरे है, y एक्सिस में हमने ये हमारे वैल वेरिएबल की फर्स्ट लिस्ट दी है जो 0th इंडेक्स पे है, तो वैल ऑफ 0 हमने लिखा, उसके लिए कलर हमने ब्लू दिया, विड्थ हमने दी 0.25। ठीक है, हमने जब ये एग्जाम्पल पहले किया तो हमने इतना ही पार्ट किया था, यही 4 चीजें हमने दी थी। बट इस बार हमने एक और एक्स्ट्रा आर्गुमेंट क्या प्रोवाइड किया, लेबल आर्गुमेंट, और लेबल आर्गुमेंट की हमने वैल्यू यहाँ पे क्या दे दी, रेंज 1। ठीक है, अब इस लेबल का यूज क्या है ये हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए हमें सिर्फ कोई भी लेबल डिफाइन करना है, हम अपनी मर्जी का कोई भी लेबल दे सकते हैं। ये कंपनी के ट्रायल स्टोर कर रहा था तो हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं ट्रायल 1, और इसके लिए सेकंड के लिए हम लेबल दे दें ट्रायल 2, और थर्ड केस के लिए हम लेबल दे दें ट्रायल 3। ठीक है, लेकिन यहाँ इन्होंने रेंज 1, रेंज 2 और रेंज 3 दे दिया है। बार ग्राफ था तो पहले वाले बार की विड्थ हमने सेकंड वाले बार में ऐड की ताकि वैल्यूज जो है ओवरलैप ना करें। वाई एक्सिस पे हमने जो वैल वेरिएबल के फर्स्ट इंडेक्स पे लिस्ट थी वो हमने डिस्प्ले करवाई, कलर हमने ग्रीन लिया, विड्थ अगेन 0.25 ली। जब थर्ड बार ग्राफ प्लॉट किया तो एक्स एक्सिस में हमने पहले वाले दोनों बार्स की विड्थ को ऐड किया, यानी कि 2.5, 2.5 दोनों ऐड, 0.25 दोनों ऐड करके क्या बन गया, 0.5। तो यहाँ हमने x में 0.5 ऐड किया। y एक्सिस पे हमने वैल वेरिएबल का सेकेंड इंडेक्स वाली लिस्ट ली, तो यहाँ पे हमने वैल ऑफ 2 लिखा, इसके लिए कलर हमने रेड दिया, और विड्थ इसकी भी हमने कितनी दी, 0.25। ठीक है, तीनों केसेस में हमने लेबल डिफाइन कर दिया। अब पहला काम हमारा पूरा हो गया कि हर फंक्शन में हमने एक लेबल जो है वो प्रोवाइड कर दिया। दूसरा काम क्या था, हमें लीजेंड फंक्शन कॉल करना था, तो हमने क्या किया, plt.legend loc इज इक्वल टू अपर लेफ्ट हमने स्पेसिफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमने लीजेंड फंक्शन को कॉल किया, अब उसके बाद यहाँ पे ये इन्होंने टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल किया, वो आपकी मर्जी है, देना चाहे तो दीजिए, नहीं तो नहीं। अब इसे जब हमने रन किया तो यहाँ पे देखिए इस ग्राफ में क्या हुआ, हमारा जो है ये लीजेंड ड्रॉ हो गया। अब देखिए ये ब्लू कलर जो था उसमें हमने लेबल क्या दिया था, रेंज 1, तो इसलिए ब्लू कलर के लिए क्या आ गई, हमारी रेंज 1 लिखा हुआ आ गया। ग्रीन कलर के लिए रेंज 2 था तो ये ग्रीन कलर के लिए रेंज 2 आ गया। रेड कलर जो है वो रेंज 3 के लिए था तो वहां पे क्या आ गया, रेंज 3। ठीक है, अब ये चीज हम एक बार अपने प्रोग्राम में करके देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारा सिंगल ग्राफ था, अगर हमें मल्टीपल ग्राफ चाहिए तो उसके लिए हम लेंगे, इससे पहले वाली फाइल में हमने मल्टीपल ग्राफ क्रिएट किए थे, आई थिंक ये वाली फाइल थी हमारी, हाँ। इस फाइल में हमने मल्टीपल ग्राफ्स जो है वो क्रिएट किए थे, जहां पे हमने मिड टर्म और फाइनल टर्म्स के मार्क्स लिए थे। जिन स्टूडेंट ने नहीं की थी ये, तो उन स्टूडेंट्स के लिए या तो मैं एक बार दोबारा से एक नई फाइल क्रिएट कर देती हूँ। ये लीजिए, हम एक नई फाइल ले लेते हैं ताकि जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं या जिन्होंने वो वाला पार्ट नहीं देखा था तो उन स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम स्टार्टिंग से कोडिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot as pl, ठीक है, इंपोर्ट numpy as np। यहाँ हमने स्टूडेंट के रोल नंबर लिए थे, ये हम ले लेते हैं रोल नंबर इज इक्वल टू np डॉट एरे। एरे में हमने यहाँ पे 4 स्टूडेंट ले लिए, 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 हमने रोल नंबर्स ले लिए। इसके बाद इनके मिड टर्म के मार्क्स हमने स्टोर किए, चारों स्टूडेंट्स के मिड टर्म के हमने इनके मार्क्स ले लिए। ठीक है, अब इसके बाद हमने इनके फाइनल टर्म के मार्क्स ले लिए, फाइनल टर्म के मार्क्स हम ले लेते हैं, ये हमने 89, 87, 69 और यहाँ पे 86। ठीक है, चारों स्टूडेंट्स के फाइनल टर्म के मार्क्स ले लिए।
अब हमें इनका बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। बार ग्राफ हमें क्या करना है कि हमें चारों स्टूडेंट्स के मिड टर्म और फाइनल टर्म दोनों के मार्क्स हमें डिस्प्ले करवाने हैं। तो जब हम बार ग्राफ कॉल करेंगे तो pl डॉट बार, अब यहाँ पे हमें एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, स्टूडेंट्स के रोल नंबर, ठीक है। वाई एक्सिस पे हमें क्या रखना है, उनके मिड टर्म के मार्क्स, ठीक है। इसके लिए कलर हम दे देते हैं कलर हम यहाँ पे दे देते हैं येलो, और विड्थ हम दे देते हैं 0.3, ठीक है। सिमिलरली हम फाइनल टर्म के लिए बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे, pl डॉट बार, एक्स एक्सिस पे अगेन हमें क्या चाहिए, रोल नंबर, लेकिन इस बार हम रोल नंबर में क्या ऐड करेंगे, जो हमारे प्रीवियस वाले बार की विड्थ थी, वरना तो ये आपस में ओवरलैप कर जाएंगे। यहाँ पे रोल नंबर प्लस 0.3 किया, और वाई एक्सिस पे हमें क्या चाहिए, फाइनल टर्म वाले मार्क्स चाहिए। कलर इसके लिए हम दे देते हैं रेड, रेड कलर के लिए R कोड होता है हमारा, और इस वाले बार की भी विड्थ हम कितनी दे देंगे, 0.3। इस फाइल को सेव कर लेते हैं, ये हमारी फाइल सेव हो गई। अब हम इसे रन करेंगे। ये देखिए जब हमने इसे रन किया तो हमारा ये ग्राफ जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब इस ग्राफ को देख के जिसने कोड नहीं पढ़ा है, जिसके सामने सिर्फ एक ही ग्राफ है, उसे इस ग्राफ को देख के क्या कुछ भी समझ आएगा, ये एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आएगा उसे ये देख के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इस ग्राफ की कस्टमाइजेशन करेंगे। अब ग्राफ की कस्टमाइजेशन के लिए हम 1 बाय 1 इसमें सारी चीजें ऐड करते जाएंगे, जितनी एनाटॉमीज हमने अभी तक पढ़ी हैं, ताकि वो सारी आपको रिवाइज हो जाएं। सबसे पहले हम टाइटल ऐड कर देते हैं, कंपैरिजन ऑफ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जाम, कंपैरिजन ऑफ मिड टर्म एंड फाइनल टर्म एग्जाम, ये हमारा टाइटल हो गया। एक्स लेबल दे देंगे हम, pl डॉट एक्स लेबल, एक्स लेबल क्या है, हमारे स्टूडेंट रोल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम दे देंगे वाई लेबल, pl डॉट वाई लेबल, वाई लेबल हमारा क्या करता है, क्या कर रहा है, मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे हमने दे दिए मार्क्स, ठीक है। अब इसके बाद इतना काम पहले मैं आपको इतना ही रन करके दिखा देती हूँ। ये देखिए अब हमारे ग्राफ में ये देखिए एक्स एक्सिस पे लिखा रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है ये स्टूडेंट्स के रोल नंबर हैं, ये इधर स्टूडेंट के मार्क्स आ रहे हैं वाई एक्सिस पे, और ये जो है ये मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्जाम को कंपेयर कर रहा है। ये तो हमें समझ आ गया, बट ये येलो कलर कौन सा मिड टर्म है, या रेड कलर मिड टर्म है, या येलो कलर फाइनल टर्म है, या रेड कलर फाइनल टर्म है, ये हमें यहाँ से पता नहीं चल रहा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ऐड करने पड़ेंगे लीजेंड्स। तो हम यहाँ पे लेबल ऐड कर देंगे। लेबल हम हमेशा रिलेवेंट ऐड करेंगे, जैसे वहां रेंज 1 लिखा हुआ था, रेंज 1 से हमें कुछ समझ नहीं आता, तो रेंज 1 जो है हम नहीं लेंगे। हमारा जो ये फर्स्ट वाला बार है, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, मिड टर्म मार्क्स को, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, मिड टर्म। और ये सेकंड वाला जो बार ग्राफ है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा फाइनल टर्म को, तो यहाँ के लिए हम लेबल क्या दे देंगे, फाइनल टर्म, ठीक है। अब लेबल तो हमने दे दिए, लेकिन पहला काम हमने कर दिया, दोनों बार्स में हमने लेबल दे दिए। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, लीजेंड को अनेबल करना है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक कमांड क्या दे देंगे, pl डॉट लीजेंड। यहाँ पे अगर हम लीजेंड में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं देते तब भी वो परफेक्टली वर्क करेगा, सिर्फ उसकी हमें लोकेशन नहीं पता कि वो किस कॉर्नर में डिस्प्ले होगा। तो हम इसे रन कर देते हैं। ये देखिए अब जब हमने इसे रन किया तो यहाँ पे लीजेंड नहीं हुआ है, नो हैंडल्स विद लेबल्स फाउंड टू पुट इन लीजेंड्स। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने तो लीजेंड यहाँ पे प्रोवाइड किया है। ये लीजेंड फंक्शन हम एक बार बाद में कॉल करके देखते हैं। pl डॉट लीजेंड, अब इसे रन करते हैं।
अब इसे स्क्रॉल अप करके देखिए, ये देखिए इस केस में जो है आपके लीजेंड्स यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। लीजेंड फंक्शन को आप कोशिश कीजिए कि बाद में कॉल करें। जब हमने पहले लीजेंड कॉल किया तो वहां पे उसे लेबल्स नहीं मिले कि कौन से लेबल्स को इस लीजेंड को हैंडल करना है। तो जब हम लेबल्स डिफाइन कर देंगे उसके बाद हम लीजेंड फंक्शन को कॉल करेंगे। यहाँ बुक में भी आप देखिए, आई थिंक स्टेप जो है इन्होंने भी यही किया हुआ है कि फर्स्ट स्टेप हमने लेबल ऐड किया है और सेकंड स्टेप हमने क्या किया है, लीजेंड फंक्शन को कॉल किया है। तो पहले हमें लेबल्स ऐड करने हैं, उसके बाद लीजेंड को एक्टिवेट करना है। तो यहाँ हमने जब लीजेंड फंक्शन कॉल किया, अब हमें इस ग्राफ को देख के पूरा समझ आ रहा है। हमने टाइटल देख लिया कि मिड टर्म और फाइनल टर्म के एग्जाम का कंपैरिजन है। फिर उसके बाद वाई एक्सिस मार्क्स रिप्रेजेंट कर रहा है। ये येलो कलर मिड टर्म के मार्क्स हैं और ये रेड कलर जो है वो किसके मार्क्स हैं, फाइनल टर्म के मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लीजेंड ऐड कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे एलओसी करके पोजीशन भी स्पेसिफाई कर सकते हो, 1 2 3 4 या अपर लेफ्ट अपर राइट, उस तरीके से कोई भी पोजीशन जो है आप स्पेसिफाई कर सकते हो। तो ये हमारा लीजेंड वाला पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। The output produced by the above code will be this. Compare it with the output of the example 3.2 and see the difference. कि 3.2 का जो आउटपुट था उसमें ये लेबल्स नहीं थे, बट यहाँ पे ये लेबल्स जो हैं डिस्प्ले हो रहे हैं। You can use label argument and legend function with float function too for multi-line chart. यहाँ हमने bar function में यूज किया है, बट यही legend और labels हम float function के अंदर भी यूज कर सकते हैं। जहां भी हम मल्टीपल चार्ट स्टोर कर रहे हैं वहां हम लीजेंड्स का यूज कर सकते हैं, फिर चाहे वो बार फंक्शन हो या फिर प्लॉट फंक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, क्रिएट अ मल्टी लाइन चार्ट ऑन अ कॉमन प्लॉट। एक ही प्लॉट पे हमें मल्टी लाइन चार्ट ड्रॉ करना है, वेयर 3 डाटा रेंजेस आर प्लॉटेड ऑन द सेम चार्ट। जहाँ पे 3 डाटा रेंजेस एक साथ प्लॉट हुई हैं, वो डाटा देखिए, ये डाटा में हमारे पास 3 लिस्ट हैं। ये हमारी फर्स्ट लिस्ट है, ये हमारी सेकंड लिस्ट है और ये हमारी थर्ड लिस्ट है। ठीक है, इस बार हमें लाइन चार्ट ड्रॉ करना है तो हमें प्लॉट फंक्शन यूज करना है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने ये प्रोग्राम लिखा। सबसे पहले हमने numpy और matplotlib दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया। matplotlib को हमने ग्राफ ड्रॉ करने के लिए किया और numpy को हमने एरे क्रिएशन के लिए। डाटा हमें ऑलरेडी गिवन ही था क्वेश्चन में, तो हमने वही डाटा की नेस्टेड लिस्ट क्रिएट कर ली। ये 0th इंडेक्स पे फर्स्ट लिस्ट है, ये फर्स्ट इंडेक्स पे हमने सेकंड लिस्ट और ये सेकंड इंडेक्स पे जो है हमारी थर्ड लिस्ट यहाँ पे हो रही है। हमने एक्स एक्सिस के लिए एक एरे क्रिएट कर लिया जिसमें हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई, 0 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें इसके लिए लाइन चार्ट ड्रॉ करना है। तो लाइन चार्ट पे देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे लाइन चार्ट ड्रॉ करना तो सबसे सिंपल होता है। तो ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के लिए वाई पे वैल्यूज हमें क्या लेनी है, डाटा का 0th इंडेक्स। उसके लिए कलर दे दिया ब्लू और लेबल क्या दे दिया, रेंज 1। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लाइन चार्ट के लिए एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू लेनी है, वाई एक्सिस पे फर्स्ट डाटा वैल्यू यानी कि ये वाली लिस्ट हमें लेनी है, डाटा का फर्स्ट इंडेक्स, कलर ग्रीन, लेबल क्या दे दिया, रेंज 2। थर्ड के लिए एक्स एक्सिस पे एक्स लेना है और वाई एक्सिस पे डाटा का सेकेंड इंडेक्स यानी कि ये वाली वैल्यूज लेनी है। इसके लिए कलर हमारा रेड हो जाएगा और लेबल हमने दे दिया रेंज 3। इसके बाद हमने लीजेंड को एक्टिवेट कर दिया, फिर इसमें टाइटल और लेबल्स जो है वो ऐड कर दिए। तो आप इसका आउटपुट यहाँ से देख सकते हो, ये हमारा लाइन चार्ट था और उसमें भी हमारा ये लीजेंड जो है यहाँ पे डिस्प्ले हो गया कि कौन सा कलर जो है कौन सी वैल्यूज को डिस्प्ले कर रहा है। तो इसी तरीके से आप प्लॉट फंक्शन के अंदर भी जो है वो लेबल्स और लीजेंड को यूज कर सकते हो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है सब स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसमें एक ये लास्ट चीज है, सेविंग अ फिगर, यानी कि ये जो ग्राफ हमने क्रिएट किया है, जितने भी चाहे हमने प्लॉट फंक्शन को यूज करके, स्कैटर फंक्शन को, बार फंक्शन को, जितने भी फंक्शन को यूज करके हमने ग्राफ क्रिएट किए हैं, अगर हमें उन इमेजेस को सेव करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं सेव फिग फंक्शन। सेव फिग स्टैंड्स फॉर सेव फिगर, यानी कि जो ग्राफ, जो इमेज, जो फिगर हमने क्रिएट किया है उसे सेव करने के लिए। If you want to save a plot created using pyplot functions, यानी कि pyplot functions को यूज करके जो हमने ग्राफ प्लॉट किया है, अगर हमें उसे सेव करना है for later use कि हम उसे बाद में यूज कर सकें, और for keeping records you can use savefig function to save the plot। तो उसे सेव करने के लिए हम savefig function जो है वो यूज कर सकते हैं। You can use the pyplot savefig as per format, ये उसका सिंटैक्स है। सबसे पहले लाइब्रेरी का नाम यानी कि matplotlib.pyplot,
डॉट फंक्शन का नाम डेट इज savefig, और यहाँ ब्रैकेट में हम क्या दे देंगे, स्ट्रिंग विद फाइल नेम एंड पाथ, यानी कि यहाँ पे हम जहां पे हमें अपने कंप्यूटर में फाइल को सेव करना है उसका पूरा पाथ दे देंगे, और साथ ही साथ हम फाइल का नाम भी देंगे, और नाम के साथ साथ हम एक्सटेंशन भी यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ ब्रैकेट में हमें पूरा पाथ दे देना है कि किस लोकेशन पे जो है हमारी फाइल सेव हो जाए। You can save figures in popular formats like .pdf, .png, .eps. तो हम उसे PDF फॉर्मेट में भी या फिर इमेज फॉर्मेट में किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। स्पेसिफाई द फॉर्मेट एज फाइल एक्सटेंशन, और इस फॉर्मेट को हम फाइल एक्सटेंशन के फॉर्म में प्रोवाइड कर सकते हैं। Also, while specifying the path, use double slash to suppress special meaning of single slash character. जहां इसको आपको इतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप नाम में कहीं पे ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है कि आपको स्लैश यूज करना पड़ रहा है, तो वहां आप सिंगल स्लैश की जगह डबल स्लैश यूज कीजिए, ताकि वो स्लैश के जो स्पेशल मीनिंग है उसे खत्म कर सके। अब ये आपको सेविंग के लिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये देखिए, plt.savefig multibar.pdf। यहाँ पे देखिए हमने कोई पाथ नहीं दिया, हमने सिर्फ अपनी फाइल का नाम दे दिया कि हमारी जो ये डायग्राम है वो multibar.pdf के नाम से सेव हो जाए। तो ये कहाँ हो जाएगा, सेव द प्लॉट इन द करंट डायरेक्टरी, यानी कि जहां हमारे पाइथन की फाइल्स सेव हो रही हैं वहीं पे सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे सिंपली savefig कॉल करती हूँ और उसमें सिर्फ नाम दे देती हूँ, तो ये ग्राफ जो है कहाँ सेव हो जाएगा, जहां मेरी ये फाइल सेव हो रही है, जो मैंने ये फाइल सेव की है अनटाइटल्ड 22, अनटाइटल्ड 23। यहाँ मैंने कोई प्रॉपर नाम नहीं दिया है अपने कोर्स को, मैंने सिंपली जो नाम पाइथन दे रहा था उसी से सेव कर लिया है। तो जहां ये फाइल सेव हो रही है वहीं मेरा ग्राफ भी क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, बट अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा ग्राफ वहां सेव ना हो के किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो, तो उसके लिए हम कमांड क्या दे देंगे, C/C:। अब देखिए, जब भी हम पाथ देते हैं, इवन ये तो आपने नेट वगैरह पे भी देखा होगा, जब आप गूगल क्रोम वगैरह पे कहीं भी पाथ देखते हैं तो सिंगल स्लैश होता है, बट पाइथन में सिंगल स्लैश का अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। तो इसलिए यहाँ पे हर जगह हमें क्या यूज करने पड़ते हैं, डबल स्लैशेस यूज करने पड़ते हैं। तो C/ डबल स्लैश डाटा डबल स्लैश और फिर फाइल का नाम दिया, यानी कि C ड्राइव के डाटा वाले फोल्डर में हमारा डायग्राम सेव हो जाए, और किस नाम से सेव हो जाए, multibar.pdf। ठीक है, C/data/multibar.png, यानी कि C ड्राइव के डाटा फोल्डर में हमारा डायग्राम सेव हो जाए, किस नाम से, multibar.png। पिछली बार वो PDF फॉर्मेट में स्टोर हो रहा था, इस बार वो PNG फॉर्मेट में होगा। PNG फॉर्मेट जो है वो हमारा इमेजेस के लिए होता है। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो चैप्टर कवर हो गया है, कंप्लीट हो गया है, बट डाटा विजुअलाइजेशन वाला पार्ट जो है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। हमारी जो प्रीवियस 2019-20 वाली ये बुक है, उसमें हमारा डाटा विजुअलाइजेशन जो है वो 2 चैप्टर्स में डिवाइडेड था, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। अभी सिर्फ हमारा चैप्टर 3 कवर हुआ है, जिसमें हमने प्लॉट फंक्शन, स्कैटर फंक्शन और बार फंक्शन पढ़ा, डाटा विजुअलाइजेशन के पर्पस पढ़े। बट अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर बाकी है, उस चैप्टर में हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे, बॉक्स प्लॉट सीखेंगे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में देखेंगे, और साथ ही साथ पाई चार्ट के बारे में भी देखेंगे। तो आज के लिए हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया है, नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कीजिए, और आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं अपने डाउट्स कमेंट करके जरूर पूछिए। आप अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कीजिए कि आपको वीडियोस समझ आ रही हैं या नहीं आ रही है, आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। अगर पसंद आ रही हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।